तो सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं धर्मेंद्र सिंह, चंदा इंस्टीट्यूट पर आपका सभी का स्वागत है। आज हमारे नए चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये 7वां अध्याय है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या हैं? तो सबसे पहले राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, तो इसमें क्या है कि जैसे एक वस्तु है, एक स्थान से अगर वह दूसरे स्थान पर नहीं पहुँचे तो उसका उपभोग कैसे होगा? तो इन्हें पहुँचाने के लिए परिवहन का सहारा लेना पड़ता है। जब परिवहन का सहारा लेना पड़ता है तो उसी को कहते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और जिस परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढुलाई होती है उसी को बोलते हैं मतलब परिवहन। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखते हैं परिवहन के प्रकार। तो परिवहन के प्रकार मुख्य रूप से तो जीवन रेखाएं में अब सबसे पहले देखते हैं परिवहन के साधन। तो परिवहन के साधन मुख्य रूप से कितने हैं? तो सबसे पहले इसको देखो, इसको ध्यान से जो मैंने तो परिवहन में होंगे 3, एक स्थल, एक जल और एक वायु। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, स्थल, जल और वायु। कितने? 3 प्रकार के परिवहन 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। अब स्थल स्थल भी 3 प्रकार के होते हैं, सड़क, रेल और पाइपलाइन। तो सड़क स्थल भी 3 प्रकार के होते हैं, सड़क, रेल और पाइपलाइन। ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से स्थल परिवहन है। इसके बाद जल परिवहन। तो जल परिवहन 2 प्रकार के, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। ये भी 2 प्रकार के। आंतरिक जल का मतलब जैसे कोई नदी है तो इस नदी का परिवहन हो गया आंतरिक। समुद्र का मतलब है ये तो भरा हुआ है, इस तरह से प्रायद्वीपीय भारत में ये समुद्र लगा हुआ है, तो ये परिवहन। ठीक है, तो ये हो गया समुद्र और जल। इसके बाद है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन में है घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। तो घरेलू विमान सेवा का मतलब है कि भारत में उड़ानें, तो ये हो गया घरेलू। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब भारत से अन्य देशों के लिए उड़ानें। तो 2 प्रकार के हैं वायु परिवहन। ठीक है, तो ये हो गया परिवहन के साधन। अब सबसे पहले परिवहन के साधन में तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे स्थल परिवहन। तो भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में एक है। यहाँ पर 54.7 लाख किलोमीटर है। तो यहाँ पर कितना सड़कों का जाल है? 54.7 लाख किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद है रेलवे सड़क परिवहन। रेल परिवहन के पहले प्रारंभ हुआ निर्माण व्यवस्था सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। ठीक है, तो ये पहले प्रारंभ हुआ। इसमें नंबर 1 देखो, इसके मान बिंदु। रेल लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है। तो रेलवे की लाइन डालने में खर्चा ज़्यादा होता है ये, और सड़क लाइन डालने में खर्चा कम होता है। तो नंबर 1 यही हो गया। नंबर 2, अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विभिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। तो ऊबड़ खाबड़ कैसे? जैसे ये पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके सड़क तो बनाई जा सकती है लेकिन रेलवे लाइन नहीं डाली जा सकती, तो ये है ऊबड़ खाबड़। ठीक है, नंबर 3, अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क निर्मित की जा सकती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क तो निर्मित की जा सकती है लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार की पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे लाइन नहीं डाली जा सकती। और इसके अलावा अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। मितव्ययी मतलब कम खर्चीली है। ठीक है, यह घर घर सेवा उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने उतारने लागत की अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन व समुद्री पत्तन को जोड़ता है। तो ये सड़क परिवहन की मुख्य बातें हैं। अब
सड़क परिवहन के प्रकार। तो सड़क परिवहन के सबसे पहला प्रकार है स्वर्णम महाराजमार्ग। ठीक है, तो ये जैसे ये है, इस स्वर्णम चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा देख लो। तो ये है जैसे दिल्ली, दिल्ली, ये है मुंबई, मुंबई, ये है चेन्नई, और ये है कोलकाता। यही है स्वर्णम चतुर्भुज। तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, और कोलकाता से दिल्ली। ये 6 लेन वाली सड़क है, इसी को स्वर्णम चतुर्भुज महामार्ग कहते हैं। तो भारत में सरकार ने दिल्ली चेन्नई, देखो दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई, दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन महामार्ग परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना में 2 गलियारे, प्रथम उत्तर भारत गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, दूसरा है उत्तर पश्चिम जो असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ए और ए। श्रीनगर को कन्याकुमारी से उत्तर दक्षिण, और सिलचर पूर्व पश्चिम। तो उत्तर दक्षिण कहाँ से है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से, असम को पोरबंदर से जोड़ता है। ये ऐसा है, ये पूर्व पश्चिम हो गया, ठीक है, और ये हो गया उत्तर, और ये दक्षिण। तो ये मिलता कहाँ है? तो ये झांसी में मिलता है। ये दोनों कहाँ मिलते हैं? झांसी में, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं तो इनका काम कौन करता है? NHAI। तो राष्ट्रीय वो फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब जो केंद्र के अधीन होता है, तो केंद्र इनका निर्माण करवाता है राष्ट्रीय राजमार्ग का। ये इनका रख रखाव CPWD, तो जैसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा होता है इन सड़कों का। इसमें नंबर 1 पर आती है शेरशाह सूरी, दिल्ली से अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। ये नंबर 1 पर आता है राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में। और विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जैसे आपने ये देख रहे होंगे। तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग का चित्र, इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। फिर आता है आपका राजमार्ग। तो देखो राजमार्ग क्या है? तो राज्य के जो राज्यों की राजधानियों को जिलों से जोड़ने वाली सड़कें, इनका कार्य PWD संभालती है। जैसे लखनऊ है, तो लखनऊ को ललितपुर से कोई सड़क जोड़ती है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग में कहलाएगी। ऐसे ही झांसी, लखनऊ झांसी और अन्य राज्यों को जोड़ती है। फिर है जिला की, तो जो गाँव से जिला को जोड़ती हैं वो जिला वाली सड़कें कहलाती हैं। तो गांव से जिला को जोड़, ये मैप के थ्रू आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये पीले कलर का, ये पीले कलर की है, ये 4, ठीक है। ये स्वर्णिम है, पीले कलर की, ये चारों स्वर्णिम है। ये देखो ये ऐसी, और इधर तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज है। इसके बाद ये आता है जो उत्तर वो वाला है था यहाँ से, तो ये देखो यहाँ से ये निकलता होगा, जैसे ये यहाँ से ये देखो यहाँ तक आ गया, तो ये आगे ये यहाँ से चला गया। और ये देखो, और ये दूसरा यहाँ से ये ऐसा निकल आया। तो ये कहाँ, देखो झांसी के पास मिल रहे हैं, ये देख लो आप लोग, झांसी के पास ही मिलते हैं। तो ये है पूरब पश्चिम गलियारा, इसे बोलते हैं पूरब पश्चिम गलियारा, जिस पर मैं हाथ फेर रहा हूँ। और इसे बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है। तो ये उत्तर दक्षिण और ये पूरब पश्चिम, ठीक है। ये हो गया आपका पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब है सीमांत सड़कें। तो ये क्या है? एक गांव की देखरेख में बनाई जाती हैं। जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पहुँचना नामुमकिन है, तो यहाँ एक कच्ची सड़क डाल दी जाती है, जो या तो किसी गांव को किसी गांव से जोड़ती है, या किसी मुख्य सड़क से जोड़ती है। जैसे आप लोगों को थोड़ा सीमांत सड़कों के बारे में समझा दें कि जैसे ये मुख्य सड़क है, ये तुम्हारे यहाँ से ये ललितपुर तक जाती है, ठीक है। तो ये मुख्य सड़क है। अब ये है एक गांव, तो यहाँ से जो इस गांव से यहाँ तक सड़क डलेगी, ये सीमांत सड़क कहलाएगी। तो इस सीमांत सड़क की यानी मुख्य सड़क है, उससे किसी गांव की सड़क को जोड़ता है। तो ये दोनों प्रकार की होती है, कच्ची भी हो सकती है, पक्की भी हो सकती है। ये मुख्यमंत्री द्वारा बनाई जा सकती है, या प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत भी बनाई जा सकती है।
तो ये है। अगला नंबर आता है अपना रेल परिवहन का। तो भारत में रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन के कार्य सहायक हैं, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान व परिवहन आदि। तो इस साधनों के अतिरिक्त 150 वर्षों से अधिक है। तो भारत में ये रेल मार्ग है। तो रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। 1853 में कहाँ से? मुंबई से ठाणे 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 यहाँ तक पहली रेल लाइन डाली गई थी। तो ये मुंबई से ठाणे तक पहली रेल लाइन डाली गई थी। तो ये है भारतीय। 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी, 34 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। तो भारतीय रेल परिवहन कितने प्रखंडों में बांटा गया है? 16। ठीक है। तो इसके अलावा ये मुख्य देखो रेल प्रखंड, इसको बड़ी लाइन है 1.676 मीटर लंबी लाइन 1 मीटर, छोटी लाइन 0.762 से 610। तो इस प्रकार से इनका विस्तार है। इसमें आपकी कोलकाता की मेट्रो सम्मिलित नहीं है। तो इस तरह से हो गया पाइपलाइन। तो पाइपलाइन कैसे? जैसे ये मुंबई हाई है, मुंबई हाई से यहाँ सामान भेजना है। तो इसका ये कैसे भेजा जाएगा तेल? तो इसे ये पाइपलाइन बिछाई गई है। तो इसके द्वारा यहाँ से इसको यहाँ दिल्ली भेज दिया जाता है। मान लो ऐसे ही ये कहीं और पहाड़ी क्षेत्रों में भेजना है या कहीं भी भेजना है, तो ये कैसे भेजा जाएगा? ये पाइपलाइन से यहाँ ऐसा भेज दिया जाता है। तो ये है पाइपलाइन। ठीक है। तो इसमें पाइपलाइन का कौन कौन है प्रमुख? तो ये देखो, ऊपरी असम के तिल क्षेत्रों गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक, इसी शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक, मोरी और गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक, ये प्रमुख हैं। इसके बाद है गुजरात में सलाया से बीरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते, पंजाब में जालंधर तक और अन्य बड़ौदा, कोयली, ये स्थानों को जोड़ती है। ये है प्रमुख। इसके बाद आता है आपका पाइपलाइन में, ये देखो, ये है गैस पाइपलाइन। गुजरात के हजारी को उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से मिलती है। यह मध्य प्रदेश के विजयनगर के रास्ते होकर अनेक राजस्थान, कोटा, उत्तर प्रदेश, शाहजहां, बरवाला, अन्य स्थानों पर है। तो ये हो गई आपकी गैस पाइपलाइन। तो इस तरह से आपने देखो, ये है भारत में रेलवे नेटवर्क, ये है रेलवे। तो ये भारत में कहाँ से शुरू है? जम्मू से लेकर ये देखो पूरा नेटवर्क है रेलवे नेटवर्क। इसको आप अपने नक्शा में देख सकते हैं, आपकी किताब में होगा। ठीक है। अभी हमने सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन इसके बारे में जाना। ठीक है, स्थल परिवहन के रूप में। अब देखते हैं अपन जल परिवहन। तो जल परिवहन भारत में प्राचीन काल से ही यात्राएं जल द्वारा होती हैं। नौका संचालन के लिए देखो, ये नौका संचालन जलमार्ग 14,500 मीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मशीनीकृत नौकाओं द्वारा आयात किया जाता है। निम्नलिखित जलमार्गों को तो देखो, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इनको आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये पेपर में सबसे ज़्यादा चांस है इनका आने का। तो क्या क्या है? तो देखो, सबसे पहले हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग को 1620 किलोमीटर लंबा है। और इस जलमार्ग संख्या कितना है? 1। ठीक है, हल्दिया से तथा इलाहाबाद के बीच। तो हल्दिया कहाँ पड़ेगा आपका? वो पड़ेगा आपका पश्चिमी बंगाल में, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो इनके बीच है। नंबर दूसरा, सदिया व धुपरी के बीच 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है। इसको जलमार्ग संख्या कितनी है? 2। तो ये पूछ लिया जाएगा कि सदिया व धुबरी के मध्य कौन सा जलमार्ग है? तो जलमार्ग क्रमशः 2 या फिर। ठीक है। अब तीसरा है केरल के पश्चिमी तटीय नगर कोट्टायम से कोल्लम तथा उद्योग मंडल से चकरपारा नहर है, 205 किलोमीटर। ये जलमार्ग संख्या 3। ठीक है। अब आता है आपका चौथा, काकीनाडा तथा पांडिचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। तो ये है भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग। इसके बाद है
आपका मताई नदी, तो महा नदी के डेल्टा चैनल, ब्रह्माणी नदी पूर्व तटीय नहर, ब्रह्माणी नदी विशेष विस्तार है इसका, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 5। ठीक है, तो ये है। तो इन सब के अतिरिक्त भारत का 68% व्यवसाय काय से होता है? पत्तनों से। तो अब आप क्या, हम कुछ प्रमुख पत्तनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत की समुद्री रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की, देखो, भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा है। साथ ही 12 प्रमुख और 200 मध्यम व छोटे पत्तन है। ये प्रमुख पत्तन देश के 95% विदेशी व्यापार को संचालित करते हैं। तो ये आपने देखा होगा, ये देखो पत्तन का ये चित्र दिखाया जा रहा है, तो ये है पत्तन। ठीक है, देखते हैं पत्तन। तो देखो, थोड़ा चित्र के द्वारा देख सकते हैं। तो देखो, ये भाग है भारत में, ठीक है, फिर से बनाते हैं। ये भाग है, तो यहाँ पर है अपना कांडला। कौन सा? कांडला, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहते हैं, इसी को कहते हैं पंडित। इधर है मुंबई, मुंबई जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसी के बगल में है एक न्याय शोभा, न्याय शोभा। फिर ये है मारमागाओ, मारमागाओ कहाँ है? गोवा में, ये मारमागाओ। फिर इधर कोच्चि, कोच्चि आपका है केरल में। फिर एक करना है आपको, इसको इस तरफ लिखते हैं, ये है आपका न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर, मंगलोर। तो ये हो गया आपका कर्नाटक में। तो आपको एक कांडला कहाँ हो गया? आपका गुजरात में। फिर मुंबई में, मुंबई और न्याय शोभा, ठीक है, मुंबई और न्याय शोभा। फिर मारमागाओ कहाँ? गोवा में। न्यू बंगलोर हो गया आपका कर्नाटक में, और कोच्चि हो गया आपका, एक कोच्चि हो गया आपका मुख्य रूप से केरल में। तो ये इस साइड के पूरे बंदरगाह हो गए। अब इस साइड, तो इधर सबसे पहले आप इस साइड की तरफ जाएंगे, तो ये उत्तर की तरफ हैं। तो इनको एक ट्रैक से आप याद कर सकते हैं बंदरगाह को, कि कान्हा, कान्हा को न्यू मामू मिला, कान्हा को न्यू मामू मिला। तो कान्हा को न्यू मामू मिला, कान्हा से हो गया आपका कांडला, को से हो गया न्यू, से हो गया न्यू मंगलोर, माँ से हो गया मारमागाओ, ठीक है, का से हो गया कोच्चि, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे हो गए, 1 2 3 मामू। और ये क्या हो गया? ये मामू से क्या हो गया? मामू से हो गया मंगलोर और मारमागाओ, माँ से हो गया मारमागाओ, इससे हो गया मंगलोर। तो इसको आप ट्रैक से याद कर सकते हैं, कान्हा को न्यू मामू मिला। ठीक है, आप 2-3 बार लिख लें तो आपके एक साइड के आपके बंदरगाह हो जाएंगे। अब देखते हैं दूसरी साइड के। ठीक है, तो ये सबसे पहले हो गया ये तूतीकोरन, तूतीकोरन, तूतीकोरन के बाद ये हो गया चेन्नई, चेन्नई। फिर हो गया ये विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम। फिर हो गया ये पारादीप, पारादीप, ठीक है। पारादीप के बाद हो गया हल्दिया, ये हो गया हल्दिया, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है, ये हो गया आपका हल्दिया। तो ये हो गया हल्दिया, तूतीकोरन, फिर चेन्नई, फिर ये पारादीप और ये हल्दिया। तो और फिर हल्दिया के बाद है कोलकाता। तो ये है इस साइड के पूरे बंदरगाह, ठीक है। तो ये भी तू जल्दी, तो इसकी ट्रैक क्या है? इसकी ट्रैक देखते हैं। तो ये लिखना, ए बी तू जल्दी आना, ए भी तू जल्दी आना, ठीक है। तो ए से हो गया एन्नोर, तू से हो गया तूतीकोरन, ठीक है। और फिर आपके विशाखापट्टनम, हल्दी,
हल्दिया, जल्दी से हल्दिया, ठीक है। और ये हो गया पारादीप, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके बंदरगाह आपके निपट जाएंगे। तो बंदरगाह वैसे ट्रैक में का चक्कर छोड़ो, आप सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैप के थ्रू देख लो बंदरगाह। तो देखो ये है कांडला, ठीक है। ये कांडला बंदरगाह, इसकी खासियत क्या है कि देखो ये इसको और इस तरह से इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, ये ऐसा बंदरगाह है जहाँ नाव को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, अपने आप होता है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला को आप कैसा बंदरगाह कह सकते हैं, इसको प्राकृतिक बंदरगाह। इसके बाद ये मुंबई, तो देखो ये मुंबई में बंदरगाह है। मुंबई में दो हैं, एक न्याय शोभा है और एक मुंबई है। तो इस मुंबई वाले बंदरगाह जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, उसी का भार कम करने के लिए ये न्याय शोभा बंदरगाह दूसरा बनाया गया था। ये क्यों बनाया गया था, इसका कारण ये है कि जो न्याय शोभा बंदरगाह है ये मुंबई के दूसरे बंदरगाह का भार कम करता है और ये पूर्ण कंप्यूटरीकृत है। फिर इसके बाद देखते हैं मारमागांव। देखो ये मारमागांव, ये न्यू मंगलोर, ये कोच्चि, ये सारे बंदरगाह हैं, ठीक है। फिर है ये देखो ये तूतीकोरन, ये चेन्नई, ये विशाखापट्टनम, ये पारादीप और आगे चल के ये हल्दिया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अब देख सकते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। तो अमृतसर में राजा शासी, दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, मुंबई में है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। आपका फिर चेन्नई में है मीनापक्कलम, ठीक है। तो ये हवाई अड्डे। फिर तिरुवनंतपुरम है इधर केरल में हवाई अड्डा। तो ये प्रमुख हवाई अड्डा हो गए। तो इस तरह से आज आपका 7वां पार्ट कंप्लीट हो गया। आपकी कुल मिला के पूरी तरीक़ा से आपकी आज भूगोल समाप्त हुई। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए तो मैं इतिहास जारी करूँगा, इतिहास की वीडियो डालूँगा, नहीं तो इतिहास की वीडियो डालना बंद कर दूँगा।